भारत का आम चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो अब राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो रही है। एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत जहां अब की बार 400 पार के नारे के साथ हुई, लेकिन जैसे जैसे यह चुनाव बीतता गया, इस नारे का शोर भी कमजोर होता गया है। जिस इंडिया अलायंस को राजनीतिक पंडितों ने नेतृत्व विहीन कमजोर आंका था, उसने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव प्रचार को कैसे बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा के इर्द गिर्द संभाले रखा। यहीं से उभरता है एक सवाल कि क्या है राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहार इंडिया का समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग। पॉलिटिकल प्रसंग में बात आज राहुल गांधी की, और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह। प्रोफेसर शशि शेखर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार सर, चर्चा की शुरुआत जैसा कि हमने कहा अपने इंट्रो में कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस का चुनाव अभियान में क्या खासियत आपको दिख रही है। 2014 का चुनाव जहां एक तरफ बहुत सारे नारों के बारे में था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद 2019 का चुनाव आता है जहां पर एक कल्ट फिगर के तौर पे मोदी नहीं तो कौन, इस बिना पर चुनाव लड़ा जाता है, इस नारे के साथ चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जब हम 2024 का चुनाव देखते हैं जिसकी शुरुआत अब की बार 400 पार के साथ हुई थी, ये नारे कहीं ना कहीं धीरे धीरे मध्यम होते गए। अब इस नारों का अभी आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन फिर भी इस नारे का अब कहीं शोर नहीं दिखता है, ये कमजोर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि क्या अलग है 2014 और 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में दिख रहा है। पीयूष जी, पहली बात तो ये है कि 2014 का जो चुनाव था, तो आप जानते हैं कि 10 साल यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उनके 2 कार्यकाल में कुछ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप जानते हैं कि 2G घोटाला और तमाम सारी ऐसी बातें हुई, जिसका फायदा जो है वो प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला। और प्रतिपक्ष ने खास करके मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अच्छे दिन के सपने, आप जानते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध नारा था, अच्छे दिन लाएंगे। तो अच्छे दिन लाएंगे के नारे के द्वारा उन्होंने एक अलग से मजबूत नेतृत्व को सामने जनता के लाने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ कि यूपीए की कमियों के कारण जो भ्रष्टाचार और तमाम जो बाद में प्रमाणित भी हो गए कि वो भ्रष्टाचार के कई आरोप निराधार थे। आप जानते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ अंत में जो है, और जिस प्रकार से वो बाद में प्रमाणित हुआ कि वो एक फॉक्स जो है स्कैम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। तो खैर, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिला था। उसके बाद आप जानते हैं कि 5 वर्षों में अच्छे दिन काफूर हो गया। तो ये 5 वर्षों के बीच आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अच्छे दिन के सपने दिवा स्वप्न बन करके रह गए। और फिर आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन, यानी कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को लाइनों में लगवा दिया गया, सैकड़ों लोग मर गए। और ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसका बहुत ज्यादा नुकसान आम जन को हुआ। व्यापार वाणिज्य और तमाम छोटे जो किसान और मजदूर, सबको, व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ। और जो सपने दिखाए गए थे उसमें कि काला धन समाप्त हो जाएगा, तमाम तरह के आतंकवादी घटनाओं की कमर टूट जाएगी, आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, वो सारी बातें बेकार साबित। फिर आप जानते हैं कि किस प्रकार से जीएसटी उन्होंने लागू किया, जीएसटी का दुष्परिणाम भी सामने था। इसका मतलब है कि 5 वर्षों का जो कार्यकाल था, अच्छे दिन लाने का जो वादा था नरेंद्र मोदी का, वो सपना ही जनता के लिए रहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा था, अगर आप देखेंगे उस समय के, तो हो सकता है एक गंभीर चुनौती नरेंद्र मोदी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन आप जानते हैं कि परिस्थितियां राजनीति में कब बदल दी जाती हैं, और कब उन परिस्थितियों को बदल करके जो है जनता की भावनाओं से किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है, और जनता भावनाओं में बह करके कई बार बहुत गलत फैसले कर लेती है। तो इसका परिणाम ये निकला कि आप जानते हैं उसी बीच में पुलवामा की घटनाएं हुई, और पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, बहुत सारे आरोप लगे, आज तक सही जांच नहीं हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस प्रकार से
युवाओं से उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगे। आप फिर ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो एक स्ट्राइक करने की बात की गई, लेकिन इन तमाम चीजों का ये एक फायदा हुआ कि उन्हें भारी मतों से सफलता मिल गई। अब मोदी के नेतृत्व को लेकर के ये मजबूत नेतृत्व राष्ट्र हित में पूरे संसार में एक भारत की मजबूत छवि प्रदर्शित करेगी, विश्व गुरु का सपना, ये बहुत सारी बातें थी। लेकिन धरातल पर क्या हुआ? धरातल पर तो कुछ नहीं दिखा। और मोदी जी के सारे वायदे, सारे तमाम तरह के जो उन्होंने जो बातें जनता के हित के लिए की, वो सारे जमीन पे कभी उतर ही नहीं पाए और भावनाओं में बह करके जनता ने जो कुछ पाया। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रकार से एक परसेप्शन जो बनाया गया कि इंडिया को एक मजबूत लीडर चाहिए, वो मजबूत लीडर कोई और नहीं नरेंद्र मोदी हैं, और प्रतिपक्ष के पास कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है, और चूंकि प्रतिपक्ष बहुत कमजोर था, अब जानते हैं कि 303 और उसके बाद लगभग 357 एनडीए को प्राप्त हुआ 2019 के चुनाव में, तो इसका एक साफ असर ये जाने लगा कि कांग्रेस या अन्य जो प्रतिपक्षी पार्टियां, उनके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। राहुल गांधी 2019 में भी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उसमें भी घोषणा पत्र लागू किया और तमाम सारी बातें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक पप्पू की छवि बना दी गई, करोड़ों रुपए खर्च करके मीडिया के समर्थन से राहुल गांधी की छवि को एक पप्पू की छवि बनाया गया और उस पप्पू की छवि को एक मजबूत नरेंद्र मोदी के समक्ष बहुत कमजोर छवि का प्रस्तुत किया गया। परिणाम क्या निकला? इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी को हुआ। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि ये राहुल गांधी 2019 के राहुल गांधी नहीं, ये 2024, और आप जानते हैं कि 2019 से 24 के बीच राहुल गांधी में एक क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वो राजनीति में जमीन के नायक के रूप में उभरे। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा यानी कि कन्याकुमारी से कश्मीर की लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा जो उन्होंने की और जनता से जो उनका संपर्क स्थापित हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि एक जमीन के नायक, एक सच्चे नायक के रूप में उनकी छवि बनती चली गई और जनता के दुख दर्द से समाज के किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और तमाम लोगों से उनका एक करीबी रिश्ता सा बनता चला गया। तो एक तो ये, और फिर बाद में उन्होंने जिस प्रकार से न्याय यात्रा की, भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने की, मणिपुर से लेकर के आप जानते हैं कि मुंबई तक, यानी मुंबई तक जो आप जिसे मुंबई कहते हैं, और उस यात्रा थी, ये दोनों यात्राओं में राहुल गांधी का नेतृत्व, एक अलग प्रकार का नेतृत्व, एक जननायक वाली छवि बनती चली है। क्यों? और गांधी जी निरंतर यात्रा करते थे और तमाम प्रकार के जनता से जुड़ने का जो उनका सत्याग्रह और अहिंसा का जो रास्ता था, तो एक कांग्रेस को जन आंदोलन बना दिया था गांधी जी ने स्वाधीनता संघर्ष के दरमियान। तो ऐसी स्थिति में राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में आपने देखा होगा कहीं न कहीं वही गांधी, यानी कि गांधी की उसी यात्रा, दांडी मार्च की जो प्रेरणा है वो उनको मिली और उसका परिणाम ये हुआ कि एक अच्छे नायक के रूप में जो जनता के बीच में जनता के दुख दर्द को समझे। यहीं पे वो अंतर जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आपको साफ दिख जाएगा कि राहुल किस प्रकार से जमीन के नायक बने और नरेंद्र मोदी सत्ता की राजनीति में, सत्ता के उच्च पद पे बैठकर और या तो विदेशों की यात्रा करते रहे, जमीन से उनका रिश्ता टूटता चला गया, लेकिन कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी अन्य प्रकार से उन्होंने जनता की भावनाओं को एक प्रकार से अपने लिए समर्थन कराने की कोशिश की। लेकिन ये दोनों अंतर बहुत साफ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, और वो जनता के बीच के नेतृत्व में आप उस अंतर को साफ साफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था वो परसेप्शन बदल चुका है, और ये कहना कि कौन आखिर कौन है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, हाँ मोदी नहीं तो कौन। देखिए मैं आपको एक घटना 77 की याद दिलाऊंगा। अब जानते हैं कि जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट के बाद में किस प्रकार से जयप्रकाश जी के प्रेरणा से सभी पार्टियां मर्ज होकर के एक नई पार्टी बनी। लेकिन सवाल तो तब भी था ये कि इंदिरा जी तो उधर कांग्रेस की मजबूत नेता थी, प्रधानमंत्री थी,
लेकिन जनता पार्टी का नेता कौन, यानी प्रधानमंत्री, नेता की जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन प्रतिपक्ष में, आप बताइए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्या कोई जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था? नहीं था। लेकिन नारा क्या था? जयप्रकाश ने क्या नारा दिया, लोकनायक ने क्या नारा दिया कि जनतंत्र को बचाना है तुम्हें, और जनतंत्र बचाने के लिए आपको सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में इंदिरा गांधी को पराजित करना होगा। इससे नेतृत्व उसके बाद की चिंता का विषय है, उस चुनाव में चिंता का विषय नहीं था। चुनाव में इंदिरा को हराना, संविधान या जनतंत्र को बचाना, यही। और यही तुलना आपको इस समय देखना होगा कि ये तुलना देश में संविधान के सवाल, देश में जनतंत्र के सवाल, और बार बार ये सवाल उभर करके आ रहे हैं कि क्या भारत में जनतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, भारत में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसलिए ये कहना मोदी के सामने कौन, कोई लीडर प्रतिपक्ष में नहीं है, ये मैं समझता हूं आज भी ये सवाल मायने नहीं रख रहा है। मायने ये रख रहा है क्या मोदी का 10 साल इस देश के हित में था, इस देश के आम जन के हित में था, किसानों के हित में था, दलितों गरीबों के हित में था, महिलाओं के हित में था? अगर नहीं तो फिर मोदी की क्या आवश्यकता है। अब जानते हैं कि राहुल नायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सब कुछ हैं, उनकी जन छवि बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने राहुल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। और इसके पीछे सीधे सीधे है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये मूल्यों की लड़ाई है। मोदी उसके प्रतीक हैं जो संविधान और जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और राहुल या इंडिया अलायंस जनतंत्र को बचाने की मुहिम है, आंदोलन है। इससे ये व्यक्ति के बीच में द्वंद्व नहीं है, लड़ाई नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सर, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की अगर विचारधारा को देखें तो वो पूरा 180 डिग्री है, यानी दो विपरीत ध्रुव है। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां पर बहुलतावादी देश है, प्रधानमंत्री के तौर पर क्या जिस व्यक्तित्व की कल्पना की जाती है, जिस स्टेचर को हमने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिस स्टेचर को हासिल किया, जो सम्मान उनको मिला, या जो व्यक्तित्व इन नेताओं का था भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, क्या आपको लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी कहीं फिट बैठते हैं? देखिए, अगर आप पहली बात तो ये है कि आप नरेंद्र मोदी की बात पहले करें। नरेंद्र मोदी जो हैं किस प्रकार से गुजरात में मुख्यमंत्री बने, गुजरात का दंगा हुआ आप जानते हैं, और दंगे में 3000 से अधिक मुस्लिम की क्या हुई, बलात्कार हुए, सब कुछ, और आरोप कहां लगा वो आप भी जानते हैं। इसका मतलब है कि प्रारंभ से ही मोदी का व्यक्तित्व है। लेकिन ये बात भी सभी जानते हैं कि दंगा जब भी होता है, अगर राज्य की भूमिका सही रहे, सुरक्षा, पुलिस तमाम अगर जो है समय पर जो है वो कार्रवाई करें, तो दंगे को या दंगे की आग को तुरंत बुझाया जा सकता है। लेकिन अगर राज्य की सत्ता की भूमिका उसमें हो जाए, इसका आप उदाहरण 84 को भी याद कीजिए। मैं 84 को भी याद करना चाहूंगा कि सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के, उसमें भी राज्य की भूमिका को लेकर के सवाल उठे थे। इसका मतलब है कि मोदी जी कभी भी समावेशी राजनीति और जो भारत की बहुलता और भारत में विविधता की, एकता की जो संकल्पना रही है बहुधर्मी समाज और बहु सांस्कृतिक समाज में, उसके लिए अनुकूल तो थे नहीं मुख्यमंत्री के रूप में। और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में उभरे तो निसंदेह वो उनकी छवि बदली नहीं थी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी एक हिंदुत्ववादी राजनीति, इसका मतलब है एक बहुसंख्यक राजनीति जो धर्म पर आधारित थी। तो भारत जैसी विविधता वाले देश में जहां बहुधर्मी समाज है, किसी धर्म विशेष की यदि आप बात करेंगे, चाहे वो बहुसंख्यक हो, तो निस्संदेह वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाएगा। तो मैं तो मानता हूं कि मोदी जी एक बहुधर्मी भारत के प्रधानमंत्री के लिए कतई उपयुक्त उम्मीदवार कभी नहीं थे। भले वो प्रधानमंत्री 10 साल रह चुके हैं, हो सकता है कि जनता उन्हें तीसरी बार चुन ले, ये तो निर्णायक परिणाम जब 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वो इसके लिए बहुत उपयुक्त उम्मीदवार कई कारणों से नहीं थे। उनका अपना व्यक्तित्व, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी से भी तुलना कर लीजिए तो भी आपको दोनों के व्यक्तित्व में साफ अंतर दिख जाएगा। और अब आप याद कीजिए, वाजपेयी ने उस समय भी कहा था जब ये गुजरात दंगा हुआ था, तो मोदी जी के संबंध में कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ये अलग बात है कि पार्टी के आंतरिक कारणों से वाजपेयी जी चाह करके भी मोदी जी को उस समय मुख्यमंत्री से नहीं हटा पाए, वो आंतरिक कारण है। हर पार्टी में उसकी आंतरिक राजनीति उसको प्रभावित करती है, लेकिन वाजपेयी चाहते थे। इसका मतलब है कि वाजपेयी का भी जो व्यक्तित्व था,
संघ के बीच में या भारतीय जनता पार्टी, पहले पूर्व में जनसंघ, एक उदारवादी नेतृत्व की जो प्रवृत्ति थी और जो प्रकृति थी उसको समझने की, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब सवाल उठता है कि मोदी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मैं अवश्य मानता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी, भले उन पे कुछ कई बार आरोप लगे, सिख दंगे की मैंने बात की, उस पर आरोप लगे उस समय, लेकिन कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति और बहुसंख्यकवाद की राजनीति कभी नहीं। भले आप उस पर तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, संघ, लेकिन इसका मतलब है कि कांग्रेस की राजनीति सेक्युलर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रही है। तो उसके जो भी नेता ने, चाहे नेहरू को उठा लीजिए, शास्त्री को ले लीजिए, इंदिरा पर भी ये आरोप नहीं लगे कि उन्होंने बहुसंख्यकवाद की राजनीति की, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध की राजनीति की, अधिनायकवाद की राजनीति के आरोप लगे। उनके डिक्टेटरशिप यानी इमरजेंसी और उसके पूर्व जिस प्रकार से उन्होंने जो है आंदोलनों को दबाने की कोशिश, देयर इज ए डिफरेंस, ऑलवेज एक डिफरेंस है कि जो अधिनायकवाद और सांप्रदायिक राजनीति होती है, दोनों एक नहीं है। सांप्रदायिकता की राजनीति का आधार होता है संप्रदायों के बीच में किसी प्रकार से संघर्ष को पैदा करके और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, और उसमें बहुसंख्यक लोगों के, चूंकि संख्या उसकी अधिक होती है, तो उसका लाभ लेना। तो इंदिरा ने वो राजनीति नहीं की। हम लोगों ने इंदिरा का तभी विरोध किया था जो आपातकाल की घोषणा के बाद लगातार विरोध हुए, सैकड़ों हजारों नेताओं को, जयप्रकाश नारायण को और तमाम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व जनसंघ, आप जानते हैं कि इसकी राजनीति का आधार ही हिंदुत्व की राजनीति, बहुसंख्यकवाद की राजनीति और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। तो इस दृष्टि से यदि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर करेंगे तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी इसमें फिट नहीं होते हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के जो भी अन्य नेता हैं वो बेहतर हैं, जो एक कम से कम बहुधर्मी समाज की सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में लीडरशिप दे सकते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल ने अपनी छवि को एक बहुधर्मी समाज के सभी नागरिकों की समानता, चाहे उसमें युवा, महिला, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, तमाम जो हैं, उनके अनुकूल अपने आप को उन्होंने बनाया है, और वो बनाने के कारण अधिक फिट पॉलिटिकल लीडर हैं, जो देश के सर्वोच्च पद यानी शासन की दृष्टि से, वैसे तो राष्ट्रपति का पद आप जानते हैं कि राज्य के सर्वोच्च पद होते हैं, लेकिन शासन की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल एक बहुत उपयुक्त उम्मीदवार हैं इस दृष्टि से, जहां तक बहुधर्मी समाज में एक सर्व धर्म संभाव की राजनीति और एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति। साथ ही साथ क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता दोनों को लेकर जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा कि जो 2024 का उनका घोषणा पत्र है, न्याय घोषणा पत्र या न्याय पत्र, उसमें जिस प्रकार से न्याय की गारंटी दी गई है, जिस प्रकार से अन्य गारंटी हैं, उसमें युवा न्याय, महिला न्याय, हिस्सेदारी न्याय और तमाम जो बातें हैं, किसान न्याय, ये देखिए। और एक बात और मैं आपको विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पे मोदी जी क्या आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लगातार जो है पूंजीपतियों के खिलाफ, तो क्रोनी कैपिटलिज्म पे तो लगातार आरोप लगाते रहे, अदानी और अंबानी के नाम लेकर के, और आप जानते हैं कि अदानी का नाम लेने के कारण उन्हें किस प्रकार से उनके खिलाफ मुकदमा करवाया गया, किस प्रकार से सजा हुई और किस प्रकार से उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। तो साजिश तो बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और ये कहा कि ये जो है गलत फैसला है, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी दोबारा सदस्यता बहाल हुई। तो क्रोनी कैपिटलिज्म पर तो उनके सीधे सीधे वार हो रहे हैं, और बार बार। अब देखिए कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अदानी के टेम्पो में भर के काले धन, अब जरा याद कीजिए, पहली बात, अरे आपने तो डिमोनेटाइजेशन में ही वायदा किया था कि काला धन खत्म करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, और तो और सपने ये भी दिखा दिए थे कि 15-15 लाख रुपए लोगों के, है ना, खाते में आएंगे। तो विदेशों से जानकारी तो ये मिल रही कि विदेशों में भी भारतीयों का जो पैसा है विदेशी बैंकों में, वो कई गुना बढ़ गया है। काला धन तो देश में ही समाप्त नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि काला धन जा रहा है टेम्पो में, अदानी के पैसे। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें यह डर लगने लगा कि अगर सत्ता परिवर्तित हो गई
सत्ता परिवर्तित हो जाएगी तो निसंदेह आप जानते हैं ये पूंजीवाद का एक चरित्र होता है, जो सत्ता में होते हैं पूंजीपति उनके साथ जाने लगते हैं। ये अलग बात है कि जो सरकार में है, सत्ता में है, उनको कैसे पूंजीपतियों के हितों के बजाय आम जनता, आम जन और साधारण जनता, दलित, मजदूर, किसान, उनके हितों की कोशिश करनी चाहिए, रक्षा करने की। लेकिन ये भी तय है राहुल गांधी ने अदानी पे जितना अटैक किया वो क्रोनी कैपिटलिज्म पे अटैक था, और क्रोनी कैपिटलिज्म के संरक्षक सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पे ही बार बार वो अटैक हो रहा था, और यही कारण है कि वो उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मैं तो मानता हूं साफ तौर पे कि राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म पे जबरदस्त प्रहार किया है, और हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने, मुझे लगता है उनके लिए राह और रास्ते आसान नहीं होंगे, और राहुल ने इसको दिखाया है। क्योंकि राहुल ने सिर्फ अदानी पर अटैक करके ये नहीं दिखाया है कि मैं तो राजनीतिक कारणों से अटैक कर रहा हूं, वो वास्तविक रूप में संसद से लेकर के सड़क तक जो है क्रोनी कैपिटलिज्म यानी अदानी पर अटैक किया, और इस अटैक के द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि भारत को क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, भारत को वैसी आर्थिक व्यवस्था चाहिए जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के कमजोर वंचितों के लिए अधिक अनुकूल हो। मुझे लगता है कि इसमें निसंदेह राहुल गांधी ने एक बहुत सक्षम बड़ी लकीर खींच दी। बहुत बड़ी लकीर खींची, इसमें कोई डाउट। सर, अभी आपने चर्चा किया क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके, अडानी को लेके या अंबानी को लेके भी वो जिस तरीके से हमलावर रहते हैं राहुल गांधी, इसके साथ ही साथ इस क्रोनी कैपिटलिज्म और 20-25 पूंजीपतियों की वो चर्चा तो करते हैं अपने भाषणों में। साथ ही साथ वो एक और तथाकथित तौर पे जो गोदी मीडिया का एक परिकल्पना है, या वो मीडिया मेन स्ट्रीम जो लगातार सरकार के दबाव में काम करता है, इसको लेके भी उन्होंने काफी अटैक किए हैं। एक जेन्युइन सा सवाल है और हाइपोथेटिकल भी, कि अगर सत्ता बदलती है तो क्या ये पूंजीपति और क्या ये मीडिया वर्ग जिस तरीके से काम कर रहा है आज, वो फिर से कहीं सत्ता के साथ झुक जाएगा? तो क्या ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी या पूरा इंडिया अलायंस इनको स्वीकार करेगा? आम जनता के बीच में ये काफी इस तरह से फैलाया जाता है बातों को, जिसकी सरकार होगी उसकी मीडिया हो जाएगी, ये मीडिया आज मोदी जी के लिए काम कर रही है, कल फिर कांग्रेस के लिए काम करने लग जाएगी। क्या आपको लगता है इस तरह की संभावना, या आपको लगता है कि अगर सरकार बदली तो इन क्रोनी कैपिटलिज्म पे और मीडिया पे किसी तरह का कोई ऐसी नीति आएगी, बेलगाम जिस तरीके से काम हो रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है, उस पर किसी तरह से लगाम लगेगी? मैं ये कहना चाहूंगा पीयूष जी, पहली बात तो अगर आप क्रोनी कैपिटलिज्म पे कंट्रोल करें तो देखिए कि मीडिया पर किसका कंट्रोल है। कुछ घरानों का कंट्रोल हो गया है, जिसे आप मेन स्ट्रीम और हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्योंकि बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी के बल पे वो उन्होंने उन मीडिया घरानों पर कब्जा कर लिया है। तो अगर आप मीडिया घरानों पर जो है चाहते हैं कि उनको कुछ मुक्ति मिले, स्वतंत्रता मिले, चौथे स्तंभ की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता विकसित हो, तो आपको उस क्रोनी कैपिटलिज्म पे अटैक करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप क्रोनी कैपिटलिज्म पे अटैक करेंगे तो एक तो वहां संभावना बन जाएगी। दूसरा देखिए, एक बात हमेशा समझिएगा कि चूंकि बहुत पूंजी की आवश्यकता है और पूंजीपतियों के पास पूंजी है, तो जब पूंजीपतियों के पास पूंजी है तो वो पूंजी के बल पे मीडिया पे कंट्रोल करते हैं। अगर आप ये तय कर दें कि मीडिया में पूंजी का कितना हिस्सा एक व्यक्ति के यानी एक घराने के पास होगा, अगर इसका लिमिट आप एक तय करेंगे तो जो मोनोपोली हो जाती है मीडिया के ऊपर, यानी कि किसी खास कॉर्पोरेट का जो है मीडिया के ऊपर या खास मीडिया घरानों पर कंट्रोल हो जाता है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी नीति बताने की और बनाने की आवश्यकता है कि जो किसी खास कॉर्पोरेट घराने के मीडिया के ऊपर जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, पूंजी का जो नियंत्रण है, उसको कम करने की आवश्यकता वो महसूस करे और उसको करे। अगर ऐसा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि मीडिया की स्वायत्तता को फिर से आप बहाल कर पाएंगे। देखिए, सैद्धांतिक रूप से मीडिया को माना जाता है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्यों? वो जनता और राज्य के बीच में एक मीडियम का काम करता है। जनता की समस्याओं को सरकार तक ईमानदारी से पहुंचाना और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, और इसमें सरकार के ऊपर भी एक प्रकार से वो ये जानकारी दे करके कि देखिए जनता आपसे खुश नहीं है। डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं और जो आक्रोश है उसके अनुरूप अपने नीतियों में परिवर्तन करके कोर्स करेक्शन कर ले।
और उससे जो है सरकार को भी फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि भारत की मीडिया ने बहुत निराश किया, आप जानते हैं, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके लिए बहुत सारे विशेषण प्रयोग में आ रहे हैं, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया। मुझे लगता है कि मीडिया के ऊपर आर्थिक नियंत्रण जो पूंजी और कॉरपोरेट का है, उसको कम करने की नीतियों के द्वारा जी गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के ऐसी नीतियां लाना होगा, तभी आप मीडिया को स्वतंत्र कर पाएंगे और तभी मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में काम कर पाएगी। ये राहुल गांधी या इंडिया अलायंस की जब अगर सरकार बने, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको वो ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा है कि प्रतिपक्ष में रह करके यह के द्वारा सरकार के प्रति भक्ति दिखाई गई, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्होंने प्रतिपक्ष की छवि बिगाड़ने में ही की। आखिरकार मीडिया ने ही तो राहुल गांधी जैसे युवा नायक को जो है पप्पू और शाहजादा और पता नहीं प्रधानमंत्री और ये उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे और वो उसको जनता तक पहुंचाते रहे। मुझे लगता है कि मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में लाने के लिए ऐसी सरकार को नीतियां बनानी होगी ताकि कॉर्पोरेट का कंट्रोल खत्म हो। और बल्कि आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने संसाधनों से या जनता के सहयोग के संसाधनों से लोगों तक स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसी पत्रकारिता को प्राथमिकता देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां और नीतियों के द्वारा ऐसा करना होगा। तब जाकर के हम जनता में मीडिया की छवि को भी बेहतर बना पाएंगे और मीडिया की जो भूमिका है उसको दुरुस्त कर पाएंगे। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है। सर, आपने बात की यूट्यूब और जो वैकल्पिक मीडिया है उसके बारे में। निश्चित तौर पर सरकार अगर बदलती है तो इस पे काम होगा, लेकिन अगर मोदी जी रहते हैं तो शायद ये इस पे भी कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सर, हम इस चर्चा के आखिरी दौर में एक हाइपोथेटिकल सवाल और जिसकी चर्चा हर तरफ है कि अगर इंडिया अलायंस, प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ को लेकर चर्चा करते हैं कि इंडिया अलायंस के पास कोई फेस नहीं है और जिस तरह से कांग्रेस इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही है और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस अलायंस को लेकर ये कहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, ये 5 साल में इतनी सारी पार्टियां हैं, इसमें हर साल एक एक प्रधानमंत्री होगा। मैं आपसे सर एक हाइपोथेटिकल सवाल ये जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस के राहुल गांधी सर्वमान्य नेता के तौर पर प्रधानमंत्री होंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर ही पार्टियां हैं जो इसको लेके अभी कुछ कहने से बच रही हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात को आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ और अन्य जगहों पे दोहराता हूँ कि अभी जो संघर्ष है, जो चुनाव की राजनीति चल रही है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में, तो एनडीए के तो नेता हैं मोदी जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जो कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने का सपना रखते हैं और 47 तक जो है वो विकसित भारत के नाम पे भारत की जनता को ठगना चाहते हैं। सवाल ये है कि अभी उद्देश्य क्या है? प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री के किसी नेता के उम्मीदवार को तय करना या एक संविधान विरोधी, जनतंत्र विरोधी, सत्तासीन पार्टी को और गठबंधन को सत्ता से हटाना? तो उद्देश्य तो ये है। तो ऐसी स्थिति में नेता की मांग ये मोदी जी करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये एनडीए वाले करेंगे। क्यों? वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष में नेता के सवाल को लेकर के, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर के आपस में संघर्ष हो जाए और वहां व्यक्तित्वों को टकराहट हो जाए, जिससे प्रतिपक्ष की एकता, जो गठबंधन बना करके इंडिया अलायंस के रूप में वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो और लड़ रहे हैं, वो ना बने। इसीलिए मेरी बड़ी साफ मान्यता है कि अभी उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से आप पहले मोदी या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हटाएं, फिर उसके बाद जो प्रतिपक्ष की इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो बैठें, फिर आपस में बातचीत के द्वारा निर्णय करें और नेता का चुनाव करें। हाँ, एक संभावना तो इसकी है, सामान्य है, वो सैद्धांतिक संभावना है, लेकिन प्रैक्टिस में कोई आवश्यक नहीं है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है अलायंस में, तो उसके लीडर को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अन्य प्रतिपक्षी पार्टियां जो अलायंस के पार्टनर्स हैं वो उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि भारत में ही कई बार ऐसा नहीं हुआ है, खास करके नेशनल फ्रंट वगैरह और सब याद कीजिए। तो मैं इस आधार पर सैद्धांतिक दृष्टि से मानता हूं कि इस बार कम से कम कांग्रेस, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है प्रतिपक्ष में इंडिया अलायंस में, उसके नेतृत्व को प्रधानमंत्री के, यदि बहुमत की प्राप्ति होती है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व के लिए स्वीकार किया जा सकता है तमाम इंडिया के पार्टनर के द्वारा। अब उसमें राहुल गांधी की संभावना, देखिए एक बात तो तय है
खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और एक मान्यता ये भी है कि वो बड़े लीडर हैं और दलित नेता हैं, इसलिए वो भी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जमीन पर जनता के बीच में लोगों के साथ काम करने की जो राजनीति विकसित की है राहुल गांधी ने, तो मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में यदि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिले तो उन्हें पहली बात तो यह है कि कांग्रेस अपना नेता तय करे और इंडिया गठबंधन उस नेता को स्वीकार करे। और इंडिया गठबंधन अगर राहुल को अपने नेतृत्व के लिए यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकारते हैं तो इंडिया गठबंधन को भी उन्हें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जो छवि है, आज जो संभावना बनी है, तो इंडिया गठबंधन जो बनी उसके पहले जो आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा, और यह तो मानना होगा कि मोदी के समक्ष जो चुनौती बन करके उभरे हैं वो राहुल गांधी हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस है और फिर उसके साथ जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर एक चर्चा इसके बाद होगी और इसकी संभावना बनेगी। लेकिन अभी अगर हम इस चर्चा को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मोदी के जाल में ट्रैप होने वाली बात है, क्योंकि मोदी बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब तो वो कहते हैं मैं काशी हूँ, अविनाशी हूँ, पता नहीं क्या, मैं तो बायोलॉजिकल बॉर्न नहीं हूँ। तो अब देखिए कैसी कैसी बातें वो कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में एक डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ाते हैं कि भाई ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा या रानी संसार में आए हैं, इसलिए अगर आप उनका विरोध करेंगे तो ईश्वर का विरोध। तो जब कोई लीडर इस तरह की बातें करने लगे तो सोचिए कि ये कितनी मूढ़ता और मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के द्वारा अगर कांग्रेस के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जीत के बाद स्वीकार किया जाएगा तो मुझे लगता है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया गठबंधन के लिए जो पिच पे बैटिंग राहुल गांधी ने किया है उसी ने आज इंडिया गठबंधन को मोदी के समक्ष चुनौती देकर परास्त करने की क्षमता उसमें विकसित की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।